हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जहाँ बात होती है इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में। और आज लेके आ गया हूं मैं मैनकाइंड फार्मा का फंडामेंटल एनालिसिस। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ आने वाला है और ये आईपीओ जो है वो इसी महीने आने वाला है। तो इसके पूरे फंडामेंटल एनालिसिस लेके आ गया हूं कि कैसी है कंपनी, कैसा है इसका बिजनेस, कैसी है इसकी बैलेंस शीट और क्या आपको इस आईपीओ इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो ये वीडियो जो है वो पूरा एजुकेशनल पर्पस के लिए, किसी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है कि इस आईपीओ को बाई करें या ना करें। लेकिन वीडियो को पूरा देखने के बाद में आप क्लियर खुद हो जाएंगे और डिसीजन ले पाएंगे कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपको पता है वैसे भी आईपीओ में पैसा नहीं कि 1000 या 2000 शेयर बाई करते हैं। आप आईपीओ के अंदर सिर्फ लॉट में बाई कर सकते हैं और जो अमाउंट होता है मैक्सिमम 15,000 के अंदर का होता है। उसमें इसके प्राइस के हिसाब से जितने भी शेयर आएंगे वो एक रैंडमली आपको असाइन होते हैं। तो पहले समझते हैं कि मैनकाइंड फार्मा कंपनी कैसे स्टार्ट हुई, इसका बिजनेस मॉडल कैसा है, इसका एक्सपेंशन कैसे हुआ और क्या ये कंपनी का आईपीओ जो है इसके पीछे कारण है। क्या ये किसी लॉस को कवर अप करने के लिए आईपीओ लाया जा रहा है, क्या अपनी हिस्सेदारी को बेच के किसी कर्ज को चुकाया जाएगा, कोई लोन को चुकाया जाएगा, बैंक को रिटर्न दिया जाएगा, या फिर कंपनी के बिजनेस का एक्सपेंशन का प्लान है। क्या इसकी बैलेंस शीट जो है वो इतनी इनरिच है कि इसके बिजनेस को एक्सपेंड कर सके और फ्यूचर में इन्वेस्टर को रिटर्न दे सके। क्या है इन सब क्या है इस आईपीओ के पीछे का कारण, इन सब पे होगी विस्तार से चर्चा। लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मिस ना हो जाए आपसे कोई भी अपडेट। मैनकाइंड फार्मा की स्थापना जो हुई थी वो 1991 में हुई थी राजीव जुनेजा और रमेश जुनेजा के द्वारा। जी हाँ, इन दो लोगों ने इस कंपनी को स्टार्ट किया था और ये ऑपरेशनल हुई 1995 में, मतलब 4 साल बाद जाके इसका ऑपरेशन चालू हुआ। और इसमें टोटल कैपिटल जो डाला गया था वो टोटल कैपिटल था 50 लाख रुपीज और साथ में 20 एम्प्लॉय को ऐड किया गया, 20 एम्प्लॉय प्लस 50 लाख का कैपिटल को कंबाइन करके मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल को स्टार्ट किया गया था। और इस कंपनी को इंडिया में 2 अलग अलग स्टेट में चालू किया गया था। जी हाँ, तो 2 राज्यों से इसका काम स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे कंपनी का बैलेंस शीट अच्छा होता गया, कंपनी के बेनिफिट मार्जिन इंक्रीज होते गए और कंपनी ने एक्सपेंशन का सोचा। 2007 में जाके कंपनी ने एक और कंपनी को एक्वायर कर लिया। तो 2007 में मैग्नेट लैब प्राइवेट लिमिटेड, जी हाँ, मैग्नेट लैब प्राइवेट लिमिटेड को इस कंपनी ने एक्वायर कर लिया और एक फार्मा के एक नई बिजनेस में एंटर कर गई। इसका सफर यहां से एक्सपेंशन का चालू हो गया और समय समय पे इस कंपनी ने दूसरी कंपनियों को एक्वायर करना चालू किया, या बोल सकते हैं बड़ी मछली ने छोटी छोटी मछलियों को खाना चालू कर दिया। 2010 में जाके इसने एक और कंपनी को एक्वायर किया और उस कंपनी का नाम था लॉन्गिफिन। जी हाँ, 2010 में जाके इसने लॉन्गिफिन और लॉन्गिफिनी नाम की कंपनी को एक्वायर किया जो कि एक यूसीबी का ब्रांड था और अपना एक्सपेंशन यहां से उन्होंने कंटिन्यू करा। 2019 में जाके, जी हाँ, 2019 में जाके ये कंपनी दुनिया की दूसरी कंपनी और भारत की पहली कंपनी बन गई। 2019 में जाके ये भारत की पहली और दुनिया की दूसरी कंपनी बन गई जिसने डाइड्रोगेस्ट्रोन नामक ड्रग को इंट्रोड्यूस किया जो कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड फर्टिलिटी के अंदर यूज किया जाता है। तो इस ड्रग्स को लॉन्च करने के साथ ही भारत की पहली और दुनिया की दूसरी कंपनी बन गई जिसने इस तरह के ड्रग्स को लॉन्च किया था। इसके बाद कंपनी ने 2022 में जाके एक और कंपनी को एक्वायर कर लिया, अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया। और ये बिजनेस को एक्सपेंड कैसे किया, ये अलग अलग फील्ड में चलते गए। पहले सिर्फ कुछ पर्टिकुलर दवाएं बनाती थी, फार्मा का कुछ पर्टिकुलर एरिया था। धीरे धीरे अलग अलग कंपनी को ये एक्वायर करते गए और इसका एक्सपेंशन करते चले गए। तो 2022 में 2022 में इन्होंने एक और कंपनी को एक्वायर किया और उस कंपनी का नाम था पनेसिया बायोटेक। जी हाँ, पनेसिया बायोटेक को इन्होंने एक्वायर किया था और उसके इंडिया और नेपाल दोनों ऑपरेशंस को, दोनों बिजनेस को इन्होंने एक्वायर कर लिया और इसके लिए इन्होंने 230 मिलियन स्पेंड किए। जी हाँ, 1800 करोड़ से ज्यादा की लागत जो है वो इसके लिए पे की गई और भारत और नेपाल दोनों के इनका बिजनेस को एक्वायर कर लिया गया। इसके बाद कंपनी ने अपने पांव फैलाने चालू रखे और इन्होंने जाके डॉक्टर रेड्डी के एक और ब्रांच को, सब ब्रांच को भी एक्वायर कर लिया और उसका नाम था रिस्पिरेटरी ट्रीटमेंट प्रोडक्ट, जो कि स्किन केयर के फील्ड में यूज किया जाता है। और ये क्या था, एक डॉक्टर रेड्डी का एक प्रोडक्ट था, उसका बोल सकते एक छोटा सा ब्रांच था, उसको भी इन्होंने एक्वायर कर लिया। तो इस तरह से धीरे धीरे कंपनी का एक्सपेंशन जो है वो वर्ल्ड वाइड होता चला गया। अब कंपनी को यह रियलाइज होने लगा कि कंपनी जो है ना, इसको आयुर्वेदा में भी एंटर करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि एक आयुर्वेदा की बहुत ही नोन ब्रांड है, एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसका नाम है उपकर्मा आयुर्वेदा। जी हाँ, उपकर्मा आयुर्वेदा, इसके भी मेजर स्टेक होल्डर जो है वो मैनकाइंड फार्मा बन गया। इन्होंने बहुत बड़ी हिस्सेदारी उस कंपनी के अंदर भी खरीद लिया है। इसके साथ में
इन सब के साथ साथ इन्होंने सोचा कि अब इनको एग्रीटेक एंड पेट्स केयर में भी इंटर करना चाहिए और 2022 में इन्होंने एक्सपेंशन जो है वो अपना एग्रीटेक एंड पेट केयर के सेगमेंट्स में, मतलब जानवरों की मेडिसिन के फील्ड में और कृषि खेती बाड़ी के फील्ड में भी, उस फील्ड में भी इन्होंने प्रोडक्ट बनाने अपने चालू कर दिए। तो इस तरह से कंपनी ने अलग अलग फील्ड में पिछले कुछ सालों में एक्सपेंशन किया और लास्ट 30 इयर्स में कंपनी जो है वो धीरे धीरे इंडिया की टॉप 5 कंपनी में के अंदर आ गई विद रिस्पेक्ट टू द देयर वॉल्यूम, विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रोडक्ट, विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो कंपनी के प्रोडक्ट काफी फेमस है, इनकी काफी डिमांड है, कंपनी का बैलेंस शीट जो काफी इनरिच है। अब मैं बताता हूं इनका कि 2022 में इनका रेवेन्यू कितना था, इनको कितना बेनिफिट हुआ और नेट कितना है। 2022 में, जी हाँ 2022 में इनका जो रेवेन्यू था वो 7,800 करोड़ प्लस था। 7,800 करोड़ प्लस था, मतलब 930 मिलियन प्लस। और इसके अंदर जो इनका बेनिफिट था वो अप्रॉक्स 1400 करोड़ प्लस था। तो इनका जो नेट इनकम था वो नेट इनकम, अब नेट इनकम क्या होता है, सारा ऑपरेशन कॉस्ट जिसमें आपका एम्प्लॉय के पेमेंट हो गए, प्रोडक्ट के कॉस्ट हो गए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गया, इन सब करने के बाद में कंपनी को 1470 और बोले 1400 प्लस करोड़ का बेनिफिट हुआ। तो देख बहुत ही बड़ी कंपनी की जो बैलेंस शीट है ना वो काफी स्ट्रांग है और यही रीजन है कि कंपनी साल दर साल इसका एक्सपेंशन करती गई और अलग अलग कंपनियों को एक्वायर करती गई। आज के डेट में कंपनी के अंदर में 16,000 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। जी हाँ, जहां ये कंपनी पहले 20 एम्प्लॉय से स्टार्ट की गई थी, आज यहाँ पे 16,000 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि कंपनी मेजर किन फील्ड में काम करती है। तो अगर मैं कंपनी के मेजर फील्ड की बात करूं तो इनके जो मेजर प्रोडक्ट है वो आपके आते हैं स्किन केयर में है, ये काम करती है एफएमसीजी में, ये काम कर रही है फार्मास्यूटिकल में, ये काम कर रही है ओटीसी में, ये बना रही है जेनरिक ड्रग्स, इसके साथ ही ये काम कर रही है डायग्नोस्टिक केयर फील्ड में। तो ये कुछ एरिया है जहां पे कंपनी के कोर एरिया है जिसको कंपनी ने फोकस कर रखा है और इनको कैटेगराइज कर रखा है। अब सवाल ये आता है कि कंपनी अपनी आईपीओ लॉन्च क्यों कर रही है। आपके मन में आया होगा कि सर कंपनी का बैलेंस शीट बहुत अच्छा है, कंपनी ने बहुत सारी कंपनियों को एक्वायर कर लिया, कंपनी ने अलग अलग सेक्टर में अपने आप को एक्सपेंड कर लिया, फिर आईपीओ की क्या जरूरत पड़ी। तो देखिए कंपनी जो थे स्टार्टिंग में इसमें कुछ अदर इन्वेस्टर भी इन्वॉल्व थे, इसमें कुछ फॉरेन इन्वेस्टर भी इन्वॉल्व थे। वो इन्वेस्टर 8 साल पूरे हो चुके हैं और अब वो अपने स्टॉक को बेचना चाहते हैं, अब वो अपने हिस्सेदारी, अपने शेयर को बेच के निकलना चाहते हैं और अपना पैसा लेना चाहते हैं। यही रीजन है कि इसका आईपीओ लाया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी जो होगी वो 2.5% की है क्रिस कैपिटल। जी हाँ, क्रिस कैपिटल जो है वो 2.5% की अपनी हिस्सेदारी को बेचेगी और इस आईपीओ के थ्रू कंपनी का जो टारगेट है वो 4,000 करोड़ प्लस जो है वो फंड इकट्ठा करने का टारगेट है। अप्रॉक्स बोलो तो 4,230-40 करोड़ जो है ये फंड कलेक्ट किए जाएंगे। अब इसके लिए आईपीओ का जो प्राइस किया गया है वो 1,000 प्लस रखा गया है। यहाँ ये जो है ये एक रेंज के बीच में रखा गया है और ये रेंज जो है 1,026 रुपीज से लेके 1,080 रुपीज के बीच में रखी गई है और इस रेंज में जो है इन आईपीओ को बेचा जाएगा, इन शेयर्स को बेचा जाएगा और इसके थ्रू 4,300 प्लस करोड़ रुपीज प्लस, जब मैं बोल रहा हूं तो थोड़े से ऊपर जो है वो पैसे इकट्ठे किए जाएंगे। तो 4,300 करोड़ जो है वो फंड इकट्ठा करने का प्रपोजल है। इसके साथ ही जो होल्डिंग है प्रमोटर्स की वो 79% से घट के हो जाएगी 76.5% जो है वो कम हो जाएगा। इसमें प्रमोटर्स जो है वो अपने 1 करोड़ शेयर को बेचेंगे, प्रमोटर्स अपने 1 करोड़ शेयर को बेचेंगे और जो इन्वेस्टर है, जो निवेशक हैं, वो 3 करोड़ शेयर को बेचेंगे। तो प्रमोटर्स के 1 करोड़ शेयर जाएंगे, अदर इन्वेस्टर के 3 करोड़ शेयर जाएंगे। फाइनेंशियल ईयर 2022 में वॉल्यूम के हिसाब से ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थी। साथ में कंपनी के बिजनेस के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दो कि इसका 97% बेनिफिट जो है, जी हाँ 97% जो बिजनेस जो है वो इंडियन मार्केट से आता है, लोकल मार्केट से आता है। अब एक बार जब आईपीओ की आ जाएगी उसके बाद कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा, जो वैल्यूएशन होगा वो 43,264 करोड़, जी हाँ 43,000 करोड़ प्लस होगा। इस आईपीओ के बाद में मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे ये 8वीं सबसे बड़ी फार्मा कंपनी बन जाएगी। अब आप जानिए कि कौन कौन सा बैंक है जो मैनकाइंड फार्मा में के इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व है। तो इसमें आते हैं एक्सिस बैंक, इसमें आता है जेपी मॉर्गन, आईआईएफएल, कोटक महिंद्रा एंड जेफरीज। तो ये जो पांचों हैं
ये मैनकाइंड फार्मा के आईपीओ में बैंकिंग इन्वेस्टर है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा जो डिस्प्ले में देख रहे हैं यहाँ पे, ये कुछ इनके फेमस प्रोडक्ट है, जैसे अनवांटेड 72 हो गया, अब बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिक्स हैं और कुछ और इनके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। और इनकी अगर पूरी लिस्ट है तो मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो अगर ओवरऑल मैं कहूं तो बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है, कोई ऐसी कंपनी आई है जिसका बैलेंस शीट बहुत ही नीट एंड क्लीन है। नीट एंड क्लीन है मतलब कि एनरिच है फंड से, कंपनी अपने पुराने इन्वेस्टर को जो है वो अच्छे रिटर्न दे रही है, कंपनी किसी लॉस के चलते आईपीओ नहीं ला रही है, बल्कि जो पहले के होल्डर थे, जो प्रमोटर्स थे, इन्वेस्टर थे, वो अपने हिस्सेदारी को बेच के पैसा कमाना चाहते हैं। और कंपनी का जो 2022 का जो रिजल्ट था काफी अच्छा था, जहां पे कंपनी ने 1400 करोड़ प्लस का बेनिफिट किया, 9000 करोड़ प्लस का उनका रेवेन्यू हुआ था। तो ओवरऑल जो है ये कंपनी काफी इनरिच दिखती है, काफी स्टेबल दिखती है। और इस आईपीओ के बाद में जो इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगी 43,000 करोड़ प्लस की हो जाएगी, और वॉल्यूम के बेस पे ये 8वीं सबसे बड़ी 8 सबसे बड़ी फार्मा कंपनी बन जाएगी। तो ये तो थी कंप्लीट इसकी एनालिसिस थी। अब आप सारे चीजों को देखिए, कंक्लूड कीजिए और फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको स्टॉक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। नहीं, देखिए ऐसा नहीं कि आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको श्योर एंड शॉर्ट मिल ही जाएगा। वो एक लक पे है, एल्गोरिथम बैकएंड में रन करेगा और आपको मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, लेकिन ये कॉल आपका होना चाहिए था। तो इनका पूरा का पूरा विवरण मैंने आपको बताया इस कंपनी के बारे में। अगर आपको मन में कोई भी शंका हो, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी समझ पाए मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल के आईपीओ के बारे में और डिसाइड कर सके कि उनको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही ये वीडियो जो है टेलीग्राम पे भी इसका लिंक आ जाएगा। आपको पता है कि टेलीग्राम में फिर से एक्टिव हो चुका है, तो वहां पे आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। पैरेलली सुपर 100 का सीरीज चल रहा है, तो उसके वीडियो भी आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे। उसके साथ में ऐसे मार्केट के सारे अपडेट आपके साथ में शेयर करते जाऊंगा। स्टे ट्यून्ड।